तो स्वागत है सभी का सान स्टडी पर। आज फिर मैं लेके आया हूँ बाल विकास के 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चन। दोस्तों, अभी तक आपने सान स्टडी को फॉलो नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए जिससे आने वाली सभी वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। तो शुरू करते हैं क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन है कि ये प्रोजेक्ट प्रणाली के जन्मदाता कौन है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन के रूप में नहीं, आज सीधे वन लाइनर के रूप में क्वेश्चन आए हैं। इसका आंसर है किलपैट्रिक। जो प्रोजेक्ट विधि के प्रणाली के जनक थे वो थे किलपैट्रिक। दूसरा क्वेश्चन है डाल्टन प्रणाली के जन्मदाता कौन है। तो डाल्टन प्रणाली के जो जन्मदाता थी वो थे मिस हेलन पार्क हर्स्ट। और तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि किंडरगार्टन प्रणाली के जन्मदाता कौन है। तो किंडरगार्टन मतलब बाग, बच्चों का बगीचा, इनके थे फ्रॉबेल। दोस्तों, इसलिए आज वन लाइनर के क्वेश्चन लाए कि इसमें से कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन हो सकेंगे और उसके बाद ऑप्शन के रूप में, प्रैक्टिस सेट के रूप में भी क्वेश्चन आपको मिलते रहेंगे। तो इस टाइप के क्वेश्चंस नोट करते जाइएगा और उस टाइप के भी प्रैक्टिस के रूप में काम आएंगे। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि किंडरगार्टन प्रणाली के जन्म की शिक्षा दी जाती है। जो किंडरगार्टन है उसकी शिक्षा किसके द्वारा, कैसे दी जाती है। तो खेल द्वारा दी जाती है। तीसरा आगे पांचवा क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि पांचवा में है कि पूर्व समय में कोई बात को याद करना ही स्मृति है। यह कथन है किसका, वुडवर्थ का। तो यह कथन वुडवर्थ का था। वुडवर्थ ने ही कहा था कि जो पूर्व समय में कोई बातों को याद रखना ही हमारी स्मृति है। स्मृति की परिभाषा अलग अलग वैज्ञानिकों ने अलग अलग दी है। स्मृति के अगर प्रकार पूछ दे तो स्मृति के प्रकार हैं व्यक्तिगत स्मृति, अभिव्यक्तिगत स्मृति, तत्कालिक स्मृति, ठीक, स्थायी स्मृति, अस्थायी स्मृति, सक्रिय स्मृति, रटंत स्मृति, तार्किक स्मृति, सच्ची अथवा शुद्ध स्मृति, आदत स्मृति, मनोवैज्ञानिक, शारीरिक और इंद्रिय अनुभव स्मृति। अगर पूछ दे स्मृति के कितने अंग हैं तो स्मृति के 4 अंग हैं। कौन कौन? सीखना, धारण करना, पुनः स्मरण करना और पहचान करना। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 में है कि विस्मृत कितने प्रकार की होती है। तो विस्मृत भी 2 प्रकार की होती है, एक सक्रिय विस्मृत और दूसरी निष्क्रिय विस्मृत। क्वेश्चन नंबर 8 है। 8 में है कि संगणन सिद्धांत किससे संबंधित है। तो संगणन सिद्धांत है वो स्मृति से संबंधित है। 9वां है क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है कि कविता की रचना किस कल्पना के आधार पर करता है। तो इस क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है कि ध्यान कितने प्रकार का होता है। तो ध्यान भी 2 प्रकार का माना गया है। ध्यान भी 2 प्रकार का माना गया है। ठीक, कौन कौन से ध्यान पढ़ें? एक होता है ऐच्छिक ध्यान और दूसरा होता है अनैच्छिक ध्यान। 2 प्रकार का है, एक ऐच्छिक और दूसरा अनैच्छिक। ठीक, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि लाल हरा रंग भेद नहीं कर पाता है। कौन सा? तो वर्णांधता का जो रोगी होता है वो उसको लाल हरे की पहचान नहीं हो पाती है। मतलब उसको हरा और लाल में कलर अगर पहचानने को कहा जाए तो नहीं पहचान कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 12 में है कि वंशानुक्रम इकाई है। तो वंशानुक्रम जीन की इकाई है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 13, विकासवादी सिद्धांत के समर्थक कौन थे। तो जो विकासवादी समर्थन दिया था किन्होंने? लेमार्क ने। क्वेश्चन 14वां कह रहा है कि वंशानुक्रम सिद्धांत के जनक कौन थे। तो वंशानुक्रम जो सिद्धांत है उन्होंने दिया था जॉन ग्रेगर, जॉन मेंडल। इन्होंने मटर पे की थी। अगला क्वेश्चन भी यही है कि जॉन ग्रेगर मेंडल ने आनुवांशिकी का सिद्धांत किस पौधे पर खोज की। तो इन्होंने की थी मटर के पौधे पे खोज। ठीक, क्वेश्चन नंबर 16 में है कि शिशु की औपचारिक संस्था क्या है। तो शिशु की जो औपचारिक संस्था है विद्यालय। अगर यहाँ पे पूछ दिए कि शिशु की पहली संस्था मतलब जो शिक्षालय है, पहला विद्यालय है वो कौन है, तो वो है घर। आगे चलते हैं और उसका 17 कह रहा है कि बालक की प्रारंभिक अवस्था में बालक के जीवन पर
किसके वातावरण का सबसे अधिक प्रभाव पड़ता है? तो वही बात है कि सबसे पहला विद्यालय, इसीलिए इसको कहा गया कि क्योंकि सबसे ज़्यादा प्रभाव बालक को इसी से पड़ता है, तो वो है घर। आगे चलते हैं। वंशानुक्रम गुण है, तो वंशानुक्रम जन्मजात गुण है। ठीक। संतान को पिता से कितने जीन प्राप्त होते हैं? तो संतान को पिता से 1/2 यानी 50% जीन प्राप्त होते हैं। माता से और पिता से दोनों से 50-50%, और दादा दादी से 1/4। ठीक। परदादा से 1/8। उसके बाद परदादा के बाद भी आते हैं तो उसमें एक ऐसे सीरीज चलती रहती है, 1/2, 1/4, 1/16, 1/32, इसी टाइप से, मतलब पापा, पापा के बाद दादा, फिर उनके पापा, फिर ऐसे इस टाइप से चलती रहती है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है वर्णांध व्यक्ति नहीं बन सकता है। क्या नहीं बन सकता? कलाकार। क्यों नहीं बन सकता? क्योंकि उसको लाल रंग और हरे रंग में पहचान नहीं कर पाता, वो हरे रंग का भेद नहीं कर पाता है। आगे है कुछ 21 कह रहा है कि मेंडर होगा यहाँ पे, मेंडर का वंशानुक्रम सिद्धांत कब प्रकाशित हुआ? तो जो इनकी पुस्तक थी ये कब हुई थी? 1866 में प्रकाशित हुई थी। आगे है मेंडल कह रहा है 22 में, मेंडल के नियम के प्रतिपादक कौन है? तो इसका तो आंसर पता ही होगा, जॉर्ज ग्रेगर मेंडल, ग्रेगर जॉन मेंडल भी बोलते हैं। और 23 है कि भ्रूण में कितने प्रकार के क्रोमोसोम होते हैं? तो भ्रूण में 46 प्रकार के, यानी 23 पेयर। और इनमें जो नर क्रोमोसोम होते हैं, तो नर क्रोमोसोम होते हैं XX, और मादा क्रोमोसोम होती हैं नर क्रोमोसोम होते हैं XY, और मादा होती हैं XX। जो बच्चे का जो होता है लिंग निर्धारण, वो इन्हीं पे नर क्रोमोसोम पर डिपेंड करता है। कैसे? अगर यहाँ पे हम लिख दें नर, मादा और नर, देखो इससे अगर ये मिले तो लड़का हो गया, अगर इनसे ये मिले तो लड़की हो गई। तो ये डिपेंड किससे करता है? मेन होता है मेल से, ना कि फीमेल से। तो आ जाए अगर क्वेश्चन की बच्चे का लिंग निर्धारण किस पे निर्भर है, तो वो है नर क्रोमोसोम पे। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है कि मनुष्य की अंतर्निहित पूर्णता को व्यक्त करना ही शिक्षा है। ये कथन किसका है? तो ये कथन था स्वामी विवेकानंद का। स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि मनुष्य की अंतर्निहित पूर्णता को व्यक्त करना ही शिक्षा है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है कि किसके अनुसार मनोविज्ञान चेतना का विज्ञान है? तो ये जेम्स ने कहा था कि मनोविज्ञान चेतना का विज्ञान है। ठीक। क्वेश्चन नंबर 28 हमारा कह रहा है कि शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षण विधियों के चयन में शिक्षक की सहायता करता है। ये कथन किसका है? तो ये कथन है स्किनर का। ठीक। क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है कि शिक्षा के 3 ध्रुव कौन कौन है? तो शिक्षा के 3 ध्रुव हैं शिक्षार्थी, शिक्षक, पाठ्यक्रम। इस टाइप के जॉन डीवी ने इसको 3 ध्रुवी प्रभाव वो किया है। और जेम्स ये यहाँ पे शिक्षा जो केंद्र होता है वो होता है शिक्षक, शिक्षार्थी और पाठ्यक्रम। आगे चलते हैं 20 और उसके बाद 30 में आएंगे कि वैदिक काल में शिक्षा का आरंभ किस संस्कार से होता था? तो वैदिक काल में शिक्षा का आरंभ उपनयन संस्कार से होता था, जिसकी एज होती थी 8 वर्ष। ठीक। क्वेश्चन नंबर 31 कह रहा है कि समापवर्तन के समकक्ष संस्कार था। तो समापवर्तन के समकक्ष भी था उपसंपदा संस्कार। ठीक। ये वैदिक काल का और ये बौद्ध काल का। आगे चलते हैं 32 में कह रहा है कि मुस्लिम काल में प्रारंभिक शिक्षा दी जाती थी। तो मुस्लिम काल में जो प्रारंभिक शिक्षा दी जाती थी मकतब में। ठीक। क्वेश्चन नंबर 33 में कह रहा है कि वर्तमान में विद्यमान आवासीय विद्यालयों की तरह प्राचीन में क्या होते थे? तो प्राचीन में होते थे गुरुकुल। वहीं पे लोगों को, जैसे मान लो अब तक हॉस्टल्स होते हैं, हॉस्टल में बच्चे रह घर से माँ बाप से दूर रह के शिक्षा ग्रहण करते हैं, ऐसे उस टाइम पे गुरुकुल हुआ करते थे। तो गुरुकुल में लोग बच्चे जाके शिक्षा ग्रहण करते थे। 34 कह रहा है कि नर्सरी स्कूल के प्रारंभकर्ता कौन है? तो नर्सरी स्कूल के जो प्रारंभकर्ता हैं वो फ्रोबेल हैं। फ्रोबेल को बच्चों के बारे में बहुत से कार्य इन्होंने, फ्रोबेल ने बच्चों से संबंधित बहुत से कार्य किए हैं। किंडरगार्टन पद्धति भी इन्होंने ही चलाई थी, पिछले बताया था क्वेश्चन में। 35 कह रहा है कि
नवोदय विद्यालय का गठन किसके लिए किया गया? तो नवोदय विद्यालय में जो गठन किया गया था उसमें 75% यानी 75% ग्रामीण होते थे और 25% मेधावी जो थे 25% शहरी हुआ करते थे। और ये उनमें एक टेस्ट होता था, टेस्ट में से अगर जब टेस्ट क्वालिफाई होता था तो जिसमें 75% ग्रामीण बच्चों को लिया जाता था और 25% शहरी बच्चों को रखा जाता है। आगे है 36 कह रहा है कि ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड में प्रावधान है। तो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड में 2 शिक्षक और 2 कमरों का प्रावधान है, यानी इन ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड इसी के तहत आ जाता है कि बाहर बच्चों की शिक्षा ना दी जाए, एक कमरे में शिक्षा दी जाए। ठीक, आगे 37 कह रहा है कि डाइट का गठन किसके लिए किया गया? तो जो प्राइमरी टीचर हैं, प्राथमिक शिक्षक के जो टीचर हैं उनके लिए डाइट का गठन किया गया था। आगे है 38 कह रहा है कि शिक्षक दिवस किसके जन्मदिन के रूप में मनाया जाता है? तो इसका आंसर तो सबको पता होगा, सर्वपल्ली राधाकृष्णन के। सर्वपल्ली राधा 5 सितंबर को कब मनाया जाता है? 5 सितंबर को जन्मदिवस मनाए। और अगर पूछा जाए कि ये शिक्षक अगर इंडियन शिक्षक दिवस मनाए तो वो होता है 5 सितंबर को, अगर विश्व शिक्षक दिवस मनाए तो वो होता है 5 अक्टूबर को। ठीक, ये बात याद रखना। आगे 39 कह रहा है कि जन्म से लेकर 6 वर्ष तक की आयु क्या कहलाती है? तो जन्म से लेकर 6 वर्ष की आयु कहलाती है शैशवावस्था। ठीक, अगर मेंटल उनकी एज का वर्क करें तो एज को मेन वैसे कोई 5 भागों में बांटता है, कोई 4 भागों में बांटता है, कोई 3 भागों में बांटता है, लेकिन मुख्यतः अगर माना जाए तो 3 सबसे ज़्यादा अगर मिलती हैं। तो कौन? शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था। शैशवावस्था होती है जन्म से लेकर गर्भाधान से पहले ही मान ली जाती है, तो मतलब 0 से 6 वर्ष, यहाँ पे कोई 5 या 6 वर्ष कह देता है। ठीक, उसके बाद बाल्यावस्था 6 से 12 वर्ष, कब? 6 से 12 वर्ष। और उसके बाद किशोरावस्था 12 से 18 वर्ष तक मानी जाती है। उसके बाद पौर्णावस्था होती है 18 वर्ष के बाद। ठीक, लेकिन मुख्य रूप से 3 ही पढ़ने को मिलती हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 40 के कह रहा है कि एक नवजात शिशु का भार होता है। तो जो नवजात शिशु का भार होता है मस्तिष्क का भार, भार, तो वो होता है 6 से 8 पाउंड। ठीक, आगे 31 और 41 कह रहा है कि शैशवावस्था को सीखने का आदर्श काल किसने कहा है? तो ये कहा है वैलेंटाइन ने। आगे चलते हैं 42 पे। 42 कह रहा है कि सबसे तेज शारीरिक विकास होता है, तो कब होता है? वो शैशवावस्था में ही होता है। सबसे तेज शारीरिक विकास होता है शैशवावस्था में। ठीक, आगे कहते हैं शैशवावस्था में जो कौन कौन से संवेग होते हैं? 43 यही कह रहा है हमारा कि शैशवावस्था में जो 4 संवेग होते हैं तो कौन कौन से होते हैं? भय होता है, क्रोध होता है, प्रेम होता है, पीड़ा होती है। बच्चे और कुछ तो जानते नहीं, 4 ही संवेग होते हैं। और उसके बाद जैसे ही आगे आते हैं तो वो 14 पूरे 14 संवेग हैं वो विकसित हो जाते हैं। उन पे बच्चों का अधिकार, मतलब जो बच्चों पे संयम और संवेग पे संयम बरतना वो सब सीख जाते हैं। उन आगे 44 कह रहा है कि दूध के दांत कितने होते हैं? तो दूध के दांत होते हैं कितने? 20। आगे 45 कह रहा है कि 45 कौन सी अवस्था में दोहराने की प्रवृत्ति तीव्र होती है? तो जो दोहराने की प्रवृत्ति वो शैशवावस्था में सबसे तीव्र होती है। तभी छोटे बच्चों को स्कूल में बुलवा के पढ़ा के, मतलब एक बच्चा बोल रहा सब रिपीट कर रहे हैं, एक टीचर बोल रहा बच्चे रिपीट कर रहे हैं, इसी तरह से पढ़ाया जाता है क्योंकि उसमें दोहराने की प्रवृत्ति सबसे अधिक तीव्र होती है। 46 कह रहा है कि फ्राइड के अनुसार लड़कियों में कौन सी ग्रंथि पाई जाती है? तो लड़कियों में पाई जाती है इलेक्ट्रा ग्रंथि। ठीक, ये किसके अनुसार? फ्राइड के अनुसार। और लड़कों में कौन सी ग्रंथि पाई जाती है इन्हीं के अनुसार? तो वो पाई जाती है ऑडिपस ग्रंथि। कौन सी? ऑडिपस ग्रंथि। आगे 48 हमारा कह रहा है कि कितने वर्ष में सभी दूध के दांत निकल आते हैं? तो 1 वर्ष में सभी दूध के दांत निकल आते हैं। ठीक, आगे है 49 कह रहा है कि स्वप्रेम की भावना का विकास किस अवस्था में होता है? तो स्वप्रेम की भावना शैशवावस्था में होती है। और जैसे ही बाल अवस्था में जाते हैं तो हम लोग एक टोली बना के वो करने लगते हैं। और किशोर अवस्था में विषम लिंगियों के प्रति भी मतलब वो होने लगता है।
और जो इसमें मतलब इसमें कोई वो नहीं होता शैशवावस्था में। बाल्यावस्था में समलिंगियों के होता है प्रति प्रेम होता है, टोली एज बना के लोग खेलते हैं। उसके बाद जैसे ही किशोरावस्था में जाते हैं तो फिर समलिंगी भी मतलब प्रयोग करने लगते हैं। आगे चलते हैं, लास्ट क्वेश्चन है आज का 50वां कह रहा है कि कितने वर्ष का बच्चा सार्थक शब्दों का प्रयोग करने लगता है। तो जो सार्थक शब्दों का प्रयोग 3 वर्ष का बच्चा करने लगता है। दोस्तों उम्मीद है आपको प्रश्न पसंद आए होंगे। दोस्तों ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है परीक्षा की दृष्टि से, तो कहीं पे इनको नोट कर लीजिए और इनको रिपीट कीजिए दोस्तों। उसके बाद इस टाइप के भी क्वेश्चन लेते आकर आएंगे और आपको उस टाइप के भी मतलब प्रैक्टिस सेट के रूप में भी आपको क्वेश्चन प्रोवाइड करते रहेंगे। दोस्तों शान अकेडमी को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को दोस्तों में शेयर करिए, अपने जितने फ्रेंड्स हैं उनमें शेयर करते जाइए। और कमेंट बॉक्स अगर PDF चाहिए तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और इसमें अगर आपको टेलीग्राम से जुड़ना है तो टेलीग्राम में शान स्टडी नाम से शान स्पेस STUDY स्टडी नाम से एक चैनल बना है, उसको ओपन किए, वहाँ पे आपको लिंक मिल जाएगा, तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक, थैंक यू।